हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज ये आपके लिए सोशल साइंस का एग्जाम पेपर है और ये आपका वार्षिक एग्जाम पेपर है 2024 का। तो आज हम इसे डिस्कस करेंगे और चलिए शुरू करते हैं। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, गर्मी में क्रिसमस पर्व कहाँ मनाया जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। गर्मी में क्यों मनाया जाता है? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया क्या कहाँ पड़ता है आपका, ये आपका पड़ता है दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है, तो जिस समय यहाँ पे इंडिया में सर्दी होती है उस समय वहाँ गर्मी होती है। ठीक है, इस वजह से मनाया जाता है। ठीक, विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र आपका मौसिनराम। ठीक है, नेक्स्ट आपका मौसिनराम आ जाएगा। थर्ड है आपका, हिमालय के दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? तो दक्षिणी भाग को कहा जाता है आपका शिवालिक। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे बड़ा महाद्वीप है हमारा एशिया। ये बच्चे का एग्जाम पेपर है और उसी में मैं एनालिसिस कर रहा हूँ आपका। नेक्स्ट है आपका, वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो ये आपका आएगा नाइट्रोजन का। कितनी परसेंट है? 78% है ना। और ऑक्सीजन आपकी कितनी आती है? 21%। ये दोनों गैसें मिलकर के 99% हमारे वायुमंडल का बनाती हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं हम। सेकेंड है आपका, भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल माय डियर 22.8 मतलब 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, पर आप शॉर्ट में 32.8 याद कर सकते हैं। ठीक है, और सेकंड आपका, महान हिमालय को नाम से भी जाना जाता है। महान हिमालय को हिमाद्री नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये हमारा सबसे बड़ा बृहद हिमालय या हिमाद्री हिमालय के नाम से भी इसको जाना जाता है क्योंकि यहाँ पे बर्फ अधिक मात्रा में मिलती है। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। ठीक है मेरे बच्चों, आगे है आपका, नर्मदा नदी किस सागर में गिरती है? तो आपको जानते हैं पूर्व में बंगाल की खाड़ी है और पश्चिम में अरब सागर। तो ये अरब सागर में गिरती है माय डियर, अरब सागर। ठीक, आगे चलते हैं। ये आपको अच्छे से पता चल गया होगा। नेक्स्ट है आपका, भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। तो भारत के मध्य भाग से क्या होकर के गुजरती है? उसको बोलते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा, ठीक है, ये भारत के मध्य से होकर के गुजरती है। ठीक, अब नेक्स्ट है आपका, कौन सी पवन भारत में वर्षा लाती है? वे क्यों लाती है? देखिए, मानसूनी पवनें जो होती हैं भारत में वर्षा लेकर के आती हैं और वे क्यों महत्वपूर्ण है? महत्वपूर्ण इस वजह से, आपको पता है प्यारे बच्चों, जून में ये बहुत बरसात होती है और 1 जून के आसपास आपका केरल में और 15 जून के आसपास ये उत्तराखंड के आसपास इसका क्या बोलते हैं आगमन हो जाता है। तो इस वजह से ये भारत के लिए महत्वपूर्ण है और उसी दौरान धान की फसल के लिए पानी लेकर के आती है। बरसात अधिक मात्रा में होती है और जहाँ पे लोग जल को एकत्रित करके रखते हैं, इकट्ठा करके रखते हैं, तो वहाँ पे इकट्ठा भी कर लेते हैं उसको। तो बहुत सारे उपयोग के लिए कारगर होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो आपको पता चल गया होगा कौन सी पवन भारत में वर्षा लाती है। तो उसको बोलते हैं दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन। ठीक है, नेक्स्ट आपका, उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध क्यों कहा जाता है? स्थलीय गोलार्ध का मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों कि जमीन जहाँ पर अधिक मात्रा में जमीन है। तो उत्तरी गोलार्ध में है क्या, अधिक मात्रा में जमीन, भूमि ज्यादा है, और दक्षिण गोलार्ध में भूमि कम है और जल बहुत अधिक मात्रा में है। तो इस वजह से उसको क्या कहा जाता है? उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध कहा जाता है। ठीक है, फिर आपका घूर्णन और परिक्रमण को परिभाषित कीजिए। घूर्णन का मतलब यह है प्यारे बच्चों कि जो पृथ्वी है वो सिर्फ अपने अक्ष पे घूमती है। ठीक, और परिक्रमण का मतलब यह हुआ कि पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमने के साथ साथ सूर्य का भी चक्कर लगाती है। तो परिक्रमण का मतलब यह है कि सूर्य का चक्कर लगाना। ठीक है, दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा। जब भारत में शाम के 5:30 बजते हैं तो लंदन में दोपहर के 12 बजते हैं। क्यों बजते हैं? तो प्यारे बच्चों, आपको पता है ग्रेट ब्रिटेन लंदन वो उत्तरी गोलार्ध में, हालांकि, और भारत आपका उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। तो ये सब अक्षांश देशांतर जो होते हैं उसका प्रभाव के कारण होता है। ये मैं आपको कभी विस्तार से बताऊंगा कैसे कितने डिग्री सेल्सियस पे कितने डिग्री देशांतर पे और कितने मिनट का अंतर आता है, 1 मिनट पे कितने देशांतर पड़ता है, ये आपको अच्छे से बताऊंगा। ठीक, फिर नेक्स्ट आपका, ब्रह्मांड क्या है? आपको प्यारे बच्चों, आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था ये चैप्टर। उसमें मैंने बताया था कि ब्रह्मांड में हर छोटे से कण से लेकर के ये पृथ्वी, हमारा सौरमंडल और अनेक गैलेक्सी, आकाशगंगा, ये सब मिलकर के क्या बनाते हैं? पूरा ब्रह्मांड बनाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये आपका हो गया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित को भारत के मानचित्र पर
मानचित्र में दर्शाना है। तो ये आप अच्छे से इसको बता सकते हैं। देखिए चंडीगढ़, चंडीगढ़ क्या है, ये पंजाब की कैपिटल है, ठीक। और ये बिहार का है, बिहार भी आपका, बिहार झारखंड उड़ीसा ये एक साइड पड़ता है, पूर्वी साइड में पड़ता है। जो आपके 7 राज्य 7 सिस्टर कहा जाता है उनसे थोड़ा लेफ्ट साइड में पड़ता है, ठीक। आपको पूरा भारत का मैप अच्छे से पता होना चाहिए। जो बच्चे मेरे पास पढ़ते हैं उनको अच्छे से याद होगा, तो आप जरूर मुझको कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और उनकी जिनकी कैपिटल, अगर आपको पता है किसकी कैपिटल है चंडीगढ़, और उत्तराखंड की कैपिटल क्या है, ये भी मुझको बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। नेक्स्ट आपका अयोध्या, ये आपका उत्तर प्रदेश में। हिंद महासागर अभी आपको पता भारत के दक्षिण में पड़ता है। और उत्तराखंड की, ये उत्तराखंड है। उत्तराखंड आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश से ऊपर को उत्तराखंड ही हमारा, सॉरी ये उत्तर प्रदेश से ऊपर को आपका उत्तराखंड ही पड़ता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका हल्लूर में ज्वार बाजरा मिला है। तो हल्लूर का यह था आपका, हाँ हल्लूर में ज्वार बाजरा मिला है। और नेक्स्ट आपका बुर्ज होम में लोग आयताकार घरों में रहते थे। तो यह आंसर गलत है प्यारे बच्चों, क्योंकि बुर्ज होम में लोग आयताकार घरों में नहीं बल्कि गोलाकार गड्ढे बना करके रहा करते थे, ठीक है। फिर आपका ये आपका हल्लूर वाला सही हो जाएगा। और बुर्ज होम में लोग आयताकार घरों में रहते थे, तो इसका आंसर हो जाएगा गलत, क्योंकि वो गड्ढे बना करके रहते थे गोलाकार। और चिरौंद कश्मीर का एक खुला स्थल है, नहीं ये चिरौंद कश्मीर का नहीं है, ये हमारा बिहार का, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये आपने देखा होगा, ये ओहो अब आपको दिख गया होगा, चिरौंद कश्मीर का पूरा स्थल है, ठीक है प्यारे बच्चों। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये आपका पुरातात्विक, पुरानी वस्तु को खोजने वाले को कहते हैं, हाँ तो इसका आंसर है सही, पुरातात्वविद, आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो पुरानी वस्तु को खोजते हैं, ठीक है। फिर यह सम्राट, जहाँ पर सम्राटों का सीधा शासन था वह अधिकारी वसूलते थे, क्या वसूलते थे, तो इसका आएगा टैक्स या कर वसूलते थे, ठीक है। फिर राजकुमारों को अक्सर प्रांतों में के रूप में भेजा जाता था, किसके रूप में भेजा जाता था, यह आएगा आपका राज्यपाल, राज्यपाल, ठीक। नेक्स्ट आपका मौर्य शासन आवागमन के लिए महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण और पर नियंत्रण रखने का प्रयास करते थे। आवागमन के का मतलब ये हुआ कि जो आना जाना होता था उसके लिए महत्वपूर्ण है और पर नियंत्रण रखने का प्रयास करते थे। किसमें, एक तो आ जाएगा नदियां, यहाँ पे सड़कें और नदियां, इन पर नियंत्रण रखने का प्रयास करते थे, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका प्रदेशों में रहने वाले लोग मौर्य अधिकारी को दिया करते थे, कर दिया करते थे, क्या दिया करते थे, कर। नेक्स्ट आपका मौर्य साम्राज्य का एकमात्र शासक महान कहलाया, कौन कहलाया, उसका नाम था अशोक, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं। ये आपके कुछ सुमेलित करने के लिए इनको ध्यान से समझेंगे प्यारे बच्चों, मैं जैसे कराऊंगा उसको ऊपर से नहीं, मैं जैसे कराऊंगा उस तरीके से करेंगे। फर्स्ट है आपका गर्भगृह। देखिए देवी देवताओं की मूर्ति जिस जगह रखी जाती थी मंदिर में, उसको गर्भगृह कहा जाता था। तो ये देवी देवताओं की मूर्ति स्थापित करने की जगह गर्भगृह। अब गर्भगृह के ऊपर का जो स्थान था, मतलब गर्भगृह के ऊपर लंबाई में जो निर्माण जिसका किया जाता था वो स्तूप हुआ, क्योंकि ये स्तूप ऊपर से गोलाकार था तो उसके चारों ओर घूमने का जो पथ था उसको प्रदक्षिणा पथ कहा जाता था। स्तूप के चारों ओर तरफ वृत्ताकार पथ, उसको प्रदक्षिणा पथ। फिर था आपका मंडप। मंडप क्या था, मंदिर में लोगों के इकट्ठा होने की जगह मंडप था। और शिखर क्या था, शिखर ये था, टीला सबसे टॉप की चीज थी, ये थोड़ा सर्कुलाकार थी, ठीक है। अब ये आपको अच्छे समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे कुछ ये क्वेश्चन है, हम इनको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। आपका इसमें शिकारी खाद्य संग्राहक आग का उपयोग किन चीजों के लिए किया करते थे, तो पहला आपका ये ठंड से बचने के लिए करेंगे। सेकंड, आग का उपयोग कच्चा मांस पकाने के लिए करेंगे। फिर प्रकाश के लिए करेंगे। और आग का उपयोग और अपने लिए थोड़ा गर्माहट के लिए, ठंड से बचे रहें, भोजन पका के रखें, और इनके लिए ये सब क्या करते थे, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आया होगा। फिर महाजनपद के राजाओं के किले क्यों बनवाए। देखिए महाजनपद के जो राजा थे उन्होंने किले क्यों बनवाए, किले इस वजह से क्योंकि हर राजा दूसरे के राज्य पे आक्रमण करके उस राज्य को हड़प लिया करता था, तो उससे बचाने के लिए राजा लोग अपने किले की चारों तरफ से बाउंड्री किया करते थे, और किले ऊंचे ऊंचे जिससे नजर रखी जा सके और सरकारी खजाने की रक्षा की जा सके, ठीक है। तो इसलिए किले बनवाए जाते थे।
नेक्स्ट है, खेती करने वाले लोग एक ही स्थान पर लंबे समय तक क्यों रहते थे? क्योंकि होता यह है, जैसे खेती करते हैं तो अपनी खेती होती है, वहाँ पे हम प्रोडक्शन करते हैं, जो भी उपजाते हैं, तो और हमें पता है कि ये कैसी भूमि है, तो वहाँ पे हम अच्छे से प्रोडक्शन कर सकते हैं, अच्छा उपजाते हैं, कैसी भूमि कैसा उत्पादन दे सकती है। तो उसी के लिए, इसी वजह से एक ही स्थान पर लंबे समय तक रहते थे। नेक्स्ट है, कागज का आविष्कार कब, किसने और कहाँ किया था? कागज का आविष्कार 2000 वर्ष पहले चीन में हुआ था माय डियर। कहाँ हुआ था? चीन में। ठीक। नेक्स्ट है, गांवों तथा शहरों में रहने वाले शिल्पकारों की सूची बनाइए। तो गांव में आपको पता है बुनकर रहते हैं, जुलाहा रहते हैं, और आपके लोहार रहते हैं, बढ़ई रहते हैं, ये सब इसी के अंतर्गत आते हैं। कागज के उपयोग की सूची बनाइए। कागज का उपयोग, कागज का पढ़ने लिखने के लिए आप कागज का उपयोग करते हो, बुक्स कागज से बनती हैं, नोटबुक कागज से बनती हैं, विभिन्न प्रकार के जो सरकारी कामकाज के लिए कागज लगता है वो कागज का ही बनता है। ठीक है, ये सब इनके उपयोग है। तो ये सब आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट पेज पे ये आपका नेक्स्ट है, और ये आपका लास्ट पेज है। ये क्या है? ये आपका सामाजिक और राजनीतिक जीवन से क्वेश्चन है। ग्राम सभा व ग्राम पंचायत में क्या अंतर है? ग्राम सभा, प्यारे बच्चों, हम जब गांव में रहते हैं तो गांव में आपको पता है ग्राम प्रधान बनता है। तो जितना ग्राम प्रधान जिस गांव से बनता है, जहां जहां तक का उसका वोट डलता है, वो सब ग्राम सभा के अंतर्गत आते हैं। तो ग्राम पंचायत क्या होती है? ग्राम पंचायत कुछ ग्राम से चुने हुए सदस्य होते हैं जो मिलकर के ग्राम पंचायत बनाते हैं, जिसमें हमारा ग्राम प्रधान और उप प्रधान वगैरह ये बनता है। ठीक है, वार्ड मेंबर, ये सब इसके अंतर्गत आता है। फिर आपका लोकतांत्रिक सरकार के आवश्यक लक्षण क्या है? लोकतांत्रिक सरकार का मतलब जिस सरकार में हम अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। जैसे मान लीजिए हम ग्राम प्रधान को भी चुनते ही हैं, और हम जितने भी प्रतिनिधियों को चुनते हैं या जिला पंचायत सदस्य चुने जाते हैं, तो ये सब हम उनको वोट डालते हैं ना, तो वही लोकतांत्रिक सरकार होती है। हम अपने पीएम को चुनते हैं, प्रधानमंत्री जी को चुनते हैं, ये सब लोकतांत्रिक सरकार के लक्षण हैं। ठीक है, वहाँ पे क्या बोलते हैं, सबको समानता का अधिकार मिलता है, सबके साथ कानूनी रूप से समान व्यवहार किया जाता है। अगर एक व्यक्ति ने गलत किया है, चाहे वो बड़ा हो, छोटा हो, अमीर हो, गरीब हो, सबके साथ समानता का अधिकार रखा जाता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट चलते हैं। यही लोकतांत्रिक सरकार के लक्षण थे। आपका नेक्स्ट है, सरकार शब्द से आप क्या समझते हैं? सरकार, प्यारे बच्चों, ये अपने आप में काफी व्यापक शब्द है। सरकार का मतलब यह है कि जो सरकार बनाता है, कानूनों नियमों को लागू करता है, योजनाओं को लागू करवाता है, ये सब सरकार के अंतर्गत आता है, ये सरकार का ही कार्य है। कलपट, गांव के लोगों के काम की सूची बनाइए। कलपट आपको पता है छोटे मोटे व्यवसाय करते थे, खेती करते थे और मछली पकड़ते थे, ये सब उनके कार्य थे। ठीक है, नगर निगम को पैसा कहाँ से मिलता है? नगर निगम को पैसा मिलता है बाजारों से, कर वसूलते हैं। अगर कहीं पे जल की सप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ से पैसा वसूलते हैं, और ये घरों पर भी टैक्स लगाया जाता है। ठीक है, ये सब इनके पैसे के सोर्स है। नेक्स्ट आपका उत्तराखंड उच्च न्यायालय कहाँ है? उत्तराखंड का उच्च न्यायालय प्यारे बच्चों नैनीताल में। ये बच्चे ने किसी ने मिलान कर रखा है इसमें, तो आप देख सकते हैं उत्तराखंड का उच्च न्यायालय नैनीताल में। श्रीमती रेखा आर्य, ये बाल विकास मंत्री, और श्री पुष्कर सिंह धामी हमारे मुख्यमंत्री उत्तराखंड के। भारत का सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली, और धन सिंह रावत ये हमारे शिक्षा मंत्री आ गए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आशा करता हूँ ये आपको पूरा पेपर अच्छे से समझ में आया होगा। और प्यारे बच्चों, आपको कैसा लगा, नेक्स्ट कौन से सब्जेक्ट पर पेपर एक्सप्लेन करूँ, मुझको कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जुड़े रहने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू बच्चों, जय हिंद, वंदे।